एक चुनाव सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं होता। सवाल ये है कि क्या हम एक चुनावी नतीजे के विश्लेषण से बेहतर नेतृत्व का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं जो भविष्य में काम आए। आज हम हिमाचल प्रदेश की डलहौजी सीट के विश्लेषण में यही करने जा रहे हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं खूबसूरत पहाड़ों से घिरे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से। यहाँ की डलहौजी विधानसभा सीट ने हाल के चुनावों में एक ऐसा नतीजा दिया है जो हमें राजनीति और शासन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही था। जब पूरे प्रदेश की हवा एक तरफ बह रही थी तो डलहौजी ने उस लहर के खिलाफ जाकर अपना फैसला क्यों सुनाया? आखिर वहां के वोटरों के मन में चल क्या रहा था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले जमीन पर उतरना पड़ता है, वहां के लोगों की नब्ज को पकड़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले डलहौजी के लोगों और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझते हैं। सोचकर देखिए, इस क्षेत्र की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की जिंदगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की सियासत सबकी डोर खेती और टूरिज्म से ही बंधी हुई है। अब यहाँ की सामाजिक बनावट को देखिए, 64% सामान्य वर्ग है, तो वहीं लगभग 36% आबादी एससी और एसटी समुदाय की है। और हाँ, इनमें गद्दी जनजाति एक बहुत ही अहम समूह है, जिनका वोट किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकता है। ये सिर्फ मुद्दों की लिस्ट नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की परेशानियां हैं। टूटी सड़कें, आता जाता इंटरनेट, दूर दराज के अस्पताल, खास तौर पर सांगोटी और माकन जैसे इलाकों में तो ये दिक्कतें और भी बड़ी हैं, जो हर दिन लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं। तो इन सब परेशानियों के बीच लोगों ने अपना फैसला कैसे सुनाया? अब वक्त है आंकड़ों की गहराई में उतरने का और ये देखने का कि डलहौजी के वोटरों ने अपने वोट से आखिर क्या संदेश दिया। इस टेबल पर नजर डालिए। पहली बात, यहाँ के लोग वोट देने जरूर निकलते हैं। टर्नआउट 75% से ऊपर है, जो दिखाता है कि लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं। लेकिन असली कहानी इन वोट शेयर के नंबर्स में छिपी है। देखिए कैसे 2012 में कांग्रेस को 55% वोट मिले थे, जो 2022 आते आते सिर्फ 40% रह गए, और वहीं बीजेपी 39% से सीधे 57.5% पर पहुंच गई। ये मामूली बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये हमें लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाता है कि हर एक नागरिक की आवाज़ उसके सम्मान की, उसकी गरिमा की पहचान है। और जब ये आवाज़ सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ उठाई जाती है, तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव और भी मजबूत हो जाती है। इस चार्ट से तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2017 में देखिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर, सिर्फ 549 वोटों का फर्क। और सिर्फ 5 साल बाद 2022 में बीजेपी ने लगभग 10,000 वोटों के अंतर से एक तरफा जीत हासिल की। सवाल वही है कि 5 साल में आखिर बदला क्या? इस सीट का इतिहास बताता है कि ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही है। ये एक असली स्विंग सीट है, जहां के वोटर्स किसी भी पार्टी या नेता को हल्के में लेने का मौका नहीं देते। तो फिर 2022 में जीत की वो कौन सी चाबी थी जो काम कर गई? तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर उस रणनीति को समझते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी। वो कौन से फैसले थे जिसके कारण ये नतीजा हमारे सामने आया? किसी भी चुनावी मैदान में दोनों तरफ की ताकत और कमजोरियों को परखना जरूरी होता है। एक तरफ बीजेपी के पास एक मजबूत बूथ संगठन और स्थानीय मुद्दों पर लोगों का गुस्सा था, जिसे वो भुना सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक 6 बार के विधायक के लिए लोगों की हमदर्दी और अपने उम्मीदवार की बाहरी छवि जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था। एक कामयाब चुनावी अभियान 4 स्तंभों पर खड़ा होता है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, हर वोटर को सही से पहचानना। दूसरा, जमीन पर एक मजबूत टीम बनाना। तीसरा, लोगों से जुड़ने वाली एक सही कहानी गढ़ना, जैसे सड़क और रोजगार की बात। और चौथा, इन सब के लिए जरूरी संसाधनों का सही इस्तेमाल। जीत के लिए इन चारों मोर्चों पर एक साथ काम करना जरूरी था। और आखिर में यही गेम चेंजर साबित हुआ। जीतने वाले अभियान ने राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने सड़क और रोजगार की बात की, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी थी, और यही बात वोटरों को ज्यादा समझ में आई। तो इस जीत से भविष्य के लिए क्या सीखा जा सकता है?
चलिए अब एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बेहतर शासन देने के लिए किसी भी नेता के काम आ सकता है। चुनाव आखिरी कुछ दिनों की दौड़ धूप में नहीं जीते जाते। ये 90 दिन की सीढ़ी दिखाती है कि कैसे एक अनुशासित प्लान के तहत धीरे धीरे माहौल बनाया जाता है। अभियान की शुरुआत से लेकर वोटिंग के दिन तक हर कदम पूरी तरह सोच समझकर उठाया जाता है। और अब बात करते हैं डिजिटल रणनीति की। जरा सोचिए कि फोन पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए सीधे वो संदेश पहुंच रहे हैं जो किसी के इलाके और जरूरतों से जुड़े हैं, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में। यही है आधुनिक प्रचार का तरीका, जहां तकनीक का इस्तेमाल हर वोटर तक सीधे पहुंचने के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है, और वो है उनकी निजता और सहमति का सम्मान। भारत का डेटा संरक्षण कानून हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल सावधानी से, सही मकसद के लिए और उनकी इजाजत से ही किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक तरह से गारंटी है। कल्पना कीजिए कि कोई नेता सार्वजनिक रूप से वादा करे कि किसी गांव की सड़क की मरम्मत 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो जवाबदेही तय होगी। यही है शिकायत निवारण SLA। ये चुनावी वादों को जवाबदेही में बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। आखिर में ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, और वो है विश्वास। चुनाव जीतने की रणनीति हो या शासन करने का ब्लूप्रिंट, दोनों की नींव जनता के विश्वास पर ही टिकी होती है। अगर आप जीत चाहते हैं तो विश्वास अर्जित करें। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। चुनाव सिर्फ रणनीति और मशीनरी से नहीं जीते जाते, बल्कि लोगों का भरोसा जीतकर ही स्थायी जीत हासिल होती है। याद रखिए, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ सफर की शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि असली जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र के विकास और वहां के लोगों के उत्थान में है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08400 42162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।